हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैकी पाठशाला। हम एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलिम्स का ये सीरीज पढ़ रहे थे, जिसमें से कि आज जो है हम 18 अगस्त शिफ्ट 3 का 25 क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछे गए थे उस शिफ्ट में, उसको इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है। दूसरा क्या है कि ये सारे जो शिफ्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस सारे क्लास का जो वीडियो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां जाके और भी जो मैंने पढ़ाया है, अभी तक ये हमारा शायद 12th शिफ्ट है। ठीक है। इसके बाद 8-9 शिफ्ट और पढ़ाएंगे, उसके बाद हमारा ये शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो सारे वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा कि 100 कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया, जिससे कि लगातार एसएससी क्वेश्चन कर रही है, उसका भी जो है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके। दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है कि मैं हर एक क्लास में शुरुआत में ही आपको कहता हूँ कि आप जो है जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, जो भी अभी जो क्लास में क्वेश्चन करने वाले, आप क्या किया करो, इसको अपने से एक बार ट्राई कर लिया करो। ठीक है। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, फिर आप देखो कि फिर मैंने कैसे इसे बनाया है। ओके। तो दूसरा चीज ये है कि आपको ये जो पीडीएफ है, ये आपको बहुत मतलब आपको ये सारा पीडीएफ बहुत जगहों से मिल जाएगा नेट से। आप वहाँ जरूर डाउनलोड कर लिया करो। आप ये ध्यान रखो कि हर अगले दिन हम क्या कराने वाले, जैसे अगले दिन हम 20 अगस्त का शिफ्ट 1 कराने वाले हैं, तो उसका कहीं से डाउनलोड करके उसको अटेम्प्ट कर लिया करो, फिर आकर आप इस क्लास को ज्वाइन करो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका सरलीकरण से है। दूसरी बात ये है कि बहुत आप जो यहाँ पे देखने आते हो, जो भी लोग क्लास करने आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आप क्लास करते हो जरूर वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे शेयर कर दिया कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। तो चलते हैं क्लास को, इस क्वेश्चन को यहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो पहले तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसको, और फिर यहाँ पे। ठीक है। तो पहले तीनों सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ 8 16 17/2 में से 5/2, अगर ये सॉल्व होगा 17 में से 5 किया 12/2, ये कुल मिला के कितना आ जाएगा आपको 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए माइनस हो गया, यहाँ पे ये माइनस था, माइनस मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 17/1/3 है, तो 17 तिया 51 हो जाएगा ये। क्लियर। ठीक है। अब यहाँ देखो क्या है, 270 भागा 3/7 है, तो इसको ऐसे करोगे तो 7/3 हो जाएगा। 3 से काटोगे 90, 9 से 63, तो ये आपका हो जाएगा 630। ये सारा कुछ आएगा और ये भाग जाके लगेगा 441। क्लियर। यहाँ से जब इसको घटाओगे ये आ जाएगा 45, और ये सब मिलके हो जाएगा 675। अब आप 441 में 675 से डिवाइड कर दो। ओके। तो ये आपको किससे लग रहा है, 4 दूना 8, ठीक है, 9 से लग जाएगा। ठीक, 9 चौक 36, 9 नमा 81, 9 से 63, 9 पचे 75, 49/75 इसका आंसर है। ओके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। ठीक है। हाँ, ये देखिए क्या कह रहा है, देखो समझना मेरी बात। क्या कह रहा है कि 4 और 5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर इतना था, तो उधार दी गई कुल राशि बताएं। कुल बोला है, किसी एक के बारे में नहीं बोला, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। अब मुझे बताओ कि एसआई बराबर होता क्या है। आप बोलोगे सर, जो प्रिंसिपल होता है उसको इंटू टाइम इंटू रेट को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 100 होता है, यही होता है ना। तो 100 अभी भूल जाते हैं, तो पीटीआर हम देखते हैं कि उसके बीच का रेशियो क्या आएगा। ओके। तो देखो पीटीआर मतलब क्या हो गया, देखो अब एक तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो। क्लियर। तो हम देखते हैं ए और बी के बारे में। आप जान रहे हो प्रिंसिपल कितना है इसका, 4:5 के रेशियो में। ठीक है। अब देखो यहाँ से टाइम कितने साल के लिए दे रहे हो, 4 और 5 साल के लिए, और रेट जो है कितना है, तो रेट बोलोगे सर दोनों में 8 ही 8% लग रहा है। क्लियर। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू 8, और ये हो जाएगा 25 इंटू 8। ये आपका एक तरह से रेशियो आ गया। क्लियर। देखो फिर क्या बोल रहा है, यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर, ये आप इंटरेस्ट निकाले हो एसआई। ओके। एसआई निकाले हो तो इसके के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 8 कॉमन ले लेंगे, 25 में 16 गया 9, 8 इंटू 9 इसका अंतर है, 8 इंटू 9, और 8 इंटू 9 जो अंतर आया है हमको, ये आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 4680। ठीक है। तो अब आपको बोल रहा है तो उधार दी गई कुल राशि, तो कुल राशि कहाँ थी, राशि तो ये है, तो कुल कितना हो जाएगा, तो ये 5 और ये 4 दोनों मिलकर हमको क्या हो जाएगा 9। लेकिन देखो यहाँ हम परसेंटेज यहाँ नहीं लिए थे, इसलिए लास्ट में जाके हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब कि
8 और 8 इंटू 9 का वैल्यू ये है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 46 80 बटे 8 इंटू 9। और हमको चाहिए किसका वैल्यू बताओ 9 का। किसका चाहिए 9 का, तो 9 कर देंगे, तो इंटू 9 यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल चाहिए था, टोटल हमारा 9 है। ओके, अब क्या करना है, चूंकि ये परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए इसमें 2 जीरो और बैठाना पड़ेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1% का ये वैल्यू है। टोटल कितना होता है 100%, तो 100% के हिसाब से मैंने 0 बैठा दिया। तो 8 से 9 ये कट गया, 8 से काटो इसको, 8 पचे 40, 8 8 64, 8 पचे 40 और 2 जीरो और बैठेगा ये वाला। ठीक है, तो 585 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो इसको क्या करना है कि इसमें आप पुटिंग से देखो कोशिश करके। तो पुटिंग से देखने का मतलब क्या है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ 1 माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस कॉसेक थीटा है। ठीक है, आपको क्या कोशिश करना है कि यहाँ कोसेक थीटा जो है ये मेरा मतलब इंटीजर्स में रहे। इंटीजर मतलब कि इरेशनल नंबर ना आए, जैसे √3 वगैरह सब ना आए। तो बताओ कोसेक मतलब होता क्या है 1 बटा साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। साइन से इरेशनल किस पे हो सकता है, तो आप जानते हो 30 डिग्री पे। कितना हो सकता है 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों 1/2 हो जाएगा। चूंकि ये कोसेक है तो इसका अपोजिट होता है, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब हम यहाँ पुट कर रहे हैं थीटा बराबर 30 डिग्री, इस बात को ध्यान में रखना। तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा, अगर साइन 30 1/2 तो कोसेक 2 हो गया। अब इसको पुट करो, तो यहाँ बताओ सेक 30 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा आपका सेक 30 हो जाएगा 2/√3। ओके, सेक 2/√3 प्लस टेन 30 क्या आ जाएगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस, देखिए ये ऐसा कर भी इसलिए पा रहे हैं क्योंकि देखो ये एक इक्वेशन नहीं है, जस्ट एक आपको वैल्यू दिया, इसका पूछ रहा है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा। और दूसरा क्या, कहीं भी देखो कहीं साइन कॉस ये सब आया है नहीं आया, इसका मतलब आप आराम से कोई वैल्यू पुट करोगे ना तो इसका वैल्यू मुझे मिलेगा। लेकिन वैल्यू पुट करते वक्त हमको इस बात का ध्यान देना होता है ताकि ऐसा कोई वैल्यू पुट ना करें जिससे कि जो डिनोमिनेटर मतलब हर में जो चीजें होती है ना, जैसे आंसर हर होता है a/b, तो नीचे बस 0 नहीं आना चाहिए, ऐसा वैल्यू पुट करना। इतना ध्यान में आया। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके। 1 प्लस कॉसेक 30 कितना हो जाएगा 2/1 माइनस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ √3 नीचे सेम है, तो 2 1 3 3/√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 1 3 बटे -1, सही है ना। अब देखो √3 से गया √3 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और -3 बराबर 0, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 0। अब आप क्या करना, ये तो मैंने पुटिंग से बता दिया, आप क्या करना इसको सॉल्व करके देखना कि वो 0 आता है कि नहीं आता है। ओके ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया ना, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओके हाँ, ये देखिए a + b + c बराबर 0 है, तो इसका वैल्यू बताइए। अब देखिए 2-3 चीज मैं बता दूं। ठीक है, आपका इक्वेशन कितना है ये बताओ, हम हर तरह से देखेंगे। ठीक है, आपका इक्वेशन कितना है 1 और वेरिएबल कितने 1 2 3। ठीक है, एक इक्वेशन है, समझिएगा मेरी बात, एक इक्वेशन है एक इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ 2। मतलब आप 2 किसी वेरिएबल को पुट कर सकते हो, आप हमेशा ध्यान रखना। एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, 3 में से एक गया 2 को आप पुट कर सकते हो। ए और बी को आप पुट कर दो कुछ भी, जैसे हम ए और बी को 1 1 पुट कर देते हैं, तो बताओ सी कितना लेना पड़ेगा, तो -2, तब ना जाके ये पूरा 0 बनेगा। अब ऐसा करने के बाद आप क्या करो, ये सब को वहां पुट कर दो। अब देखो b + c मतलब 1 - 2 का होल स्क्वायर बाय b * c मतलब -2 * 1। ठीक है, प्लस c + a मतलब 1 - 2 यहाँ भी हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू c * a 2 - 2 * 1 प्लस a + b मतलब देखो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाय ए बी मतलब 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे 1 - 2 -1 -1 का स्क्वायर 1 बाय -2, देखो प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर 1 बाय -2। अब देखो 1 1 2 2 दूना 4। ठीक है, और -1/2 मिलकर क्या हो जाएगा -1 + 4 क्या हो जाएगा 3। आंसर क्या आ गया 3। ये तो आपको मैंने बताया किस चीज से, पुटिंग से। पुटिंग किस तरह से करेंगे अब देखते हैं हम इसको। अब इसको हम देखने वाले हैं डायरेक्ट सॉल्व करके कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्व करके, देखो कैसे। अब यहां से बताओ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना।
b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा माइनस ए, और माइनस ए का स्क्वायर, देखना b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं माइनस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ b प्लस सी की जगह माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय बी सी हो जाएगा, प्लस c प्लस ए, जब c प्लस ए करेंगे तो माइनस बी आएगा, इतना बराबर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी, प्लस अब a प्लस बी का क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई ए बी। ठीक है, आप अंत नीचे क्या कर लो एलसीएम ले लो ए बी सी, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक कंडीशन जानते होंगे, जब ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। ठीक है, ये कब होता है, ये चीज कब अप्लाई होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0। तो अब बताओ यहाँ से अगर ये इसमें अप्लाई होने के बाद ये आता है, आप अलजेब्रा में पढ़े होंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 3abc। तो यहाँ बताओ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3abc, ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इसका तो फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, आगे में a प्लस बी प्लस सी, अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिफ्थ। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए और बी केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, बिंदु C जो दीर्घचाप AP पे स्थित है, मतलब ये पूरा एक सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ कहीं A है यहाँ कहीं B है, लेकिन ये दीर्घचाप पे मतलब बड़ा वाला चाप, ये छोटा वाला होता है तो इसके बड़ा वाला इस साइड, तो यहाँ C स्थित है। ठीक है, यदि OAC आप O कर दो यहाँ पे, ठीक है, OAC बराबर मतलब OAC बराबर ये बोल रहा है 35 डिग्री। ठीक है, और OBC ये, ठीक है, ये बराबर कितना कह रहा है भाई 45 डिग्री। तो बताइए, तो लघु चाप, ये जो लघु चाप है, ठीक है, ये द्वारा केंद्र पर बनाया गया आंतरिक कोण, ये कोण पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अब आप समझ ही रहे हो कैसे बनना है, इसको आप मिला दो, देखो ये भी रेडियस ये भी रेडियस, ये अगर 35 डिग्री तो ये भी 35 डिग्री, ये भी रेडियस, तो दोनों साइड बराबर हो गया, तो एंगल भी बराबर 45 डिग्री। तो ये टोटल एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे बताओ, ये बन रहा है 45 प्लस 35 तो बन रहा है 80 डिग्री। अगर कोई भी चाप, जैसे ये मान लो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर कहीं पे 80 बना रही है तो सर्किल पे क्या बनाएगी 2 इंटू सेंटर पे क्या बनाएगी 2 इंटू 80 डिग्री, मतलब 160 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो सर्किल पे जितना 2 थीटा बनता है तो वहां क्या बनता है थीटा, ये तो जानते ही अच्छे से। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, छठा नंबर। ये बढ़िया क्वेश्चन है बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, थोड़ा दिमाग लगा के आप करना। ठीक है, देखो केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवाएं हैं, AB 12 सेंटीमीटर और CD 18 सेंटीमीटर। जीवा मतलब कॉर्ड जो है AB और CD के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले हम एक काम करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब AB 12 है, यहाँ AB कर दो इसको, AB ये सेंटर मान लो, तो ये हो जाएगा हमारा CD। क्लियर, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो अब क्या बोल रहा है, दोनों के बीच की दूरी यहीं से निकालेंगे, सेंटर से होता हुआ जाएगा, ये सेंटर हो गया, ये टोटल कितना है 15। क्लियर, ठीक है, अब बताओ कि AB अगर 12 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 6, और CD चूंकि हाफ बांटते हैं, जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तभी तो हमको दूरी भी पता चलेगा, ये भी परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, अब अगर सेंटर परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको बराबर बांटता है, तो CD का भी आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी R ये भी R, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ से इसको मान लेते हैं x, तो पूरा 15 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये पार्ट ये हो जाएगा 15 माइनस x। क्लियर, अब इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो सर x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर है। ठीक है, बराबर, ध्यान से देखना, और यहाँ से भी देखो ये R है, ये भी क्या 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो सर 9 स्क्वायर प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर बराबर होगा, इसलिए मैंने इस दोनों को बराबर कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर लाओ x स्क्वायर माइनस 15 माइनस x का होल स्क्वायर,
बराबर 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे यहाँ किए तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो 15 आ जाएगा। ये ए है, ये बी है, और ए माइनस बी करेंगे तो 2x प्लस 15 हो जाएगा, सॉरी -15, सॉरी -15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 9 6 15, 9 में 6 गया 3, ये दोनों कट गया, तो 2x माइनस 15, देखो 2x माइनस 15 बराबर 3, तो x बराबर 9 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ठीक है, 9 आ गया। अब देखो x 9 हो गया, अब हमको निकालना क्या है, r, तो आप जान रहे हो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो एक्स स्क्वायर तो 9 81 प्लस 6 छाके 36 बराबर r स्क्वायर, तो 6 1 7 8 3 11, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। रूट जब इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर में 3√13 ही आंसर आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3√13। क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 10 महिलाएं उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर। अब एक चीज ध्यान दे दो यहाँ पे बस, कि महिला का एफिशिएंसी जो है, ठीक है, मैन का हम m मान लेते हैं और वुमेन का w मान लेते हैं, बस इतना ध्यान रखना। आप बोल रहा है 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा बताइए। टोटल वर्क हो जाएगा 5 पुरुष तो 5 इंटू मैन, ये हो गया टोटल एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें टोटल वर्क मिलता है। क्लियर। बराबर, और उसी काम को 10 महिलाएं, तो 10 इंटू एफिशिएंसी महिलाओं का w इंटू 15 दिन में ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 5 तिया 15, 10 दूना 20, m बाय w बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3/2, 3/2 ही है, हाँ 3/2, मतलब मैन का एफिशिएंसी 3 है, मतलब आदमी का, पुरुष का, और वुमेन का w 2 है, ठीक है। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं 5 दिन बाद। अब मान लो काम चालू हुआ, देखो यहाँ से ध्यान से, ठीक है, तो 5 दिन तक कितने लोग काम कर रहे हैं, तो आपको बोल रहा है 2 पुरुष मतलब 2 मैन प्लस 6 वुमेन काम कर रहे हैं। इसके बाद ध्यान से देखना अच्छे से, फिर क्या होता है कि 5 दिन बाद 3 महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, तो 6 महिलाएं पहले काम कर रही थी, अब कितनी महिलाएं हैं, 3 महिलाएं प्लस, और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। पहले कितने पुरुष थे, 2, अब 3 पुरुष, 3m। अब बताओ यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2 इंटू मैन कितने हैं 3 प्लस 6 इंटू 2, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 18 हो गया। क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 3 तिया 9 और 6 15, सही किया है ना, 3 तिया 9, 3 2 5 तिया 15, सही है। अब बताओ यहाँ टोटल वर्क कितना हुआ है, तो जो एफिशिएंसी है और ये है दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 18 × 5 90। तो अब देखो काम बोल क्या रहा है, तो शामिल इतना हमको समझ में आ गया कि 2 पार्ट में काम हुआ है, दोनों पार्ट को मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब देखो यह समूह कार्य के अंत तक जारी रखता है, शेष कार्य को वे कितने दिनों में करेंगे। अब हमको बताओ टोटल काम कितना था, टोटल काम यहाँ से हमें पता चलेगा, बताओ कितना है, टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 5 इंटू मैन कितना है 3 इंटू 20, तो 5 या 15 दूना 300, ठीक है। तो 300 में 90 काम तो यही हो गया, तो बचा हुआ काम यहाँ कंप्लीट हुआ होगा, देख रहे हो बचा हुआ काम कहाँ कंप्लीट हुआ, ये तो एफिशिएंसी आपको आ गया, तो बचा हुआ काम यहाँ हुआ होगा, तो मतलब बताओ कि टोटल कितना काम बचा हुआ है, तो 300 में 90 घटा दो तो 210 काम बचा हुआ है, ठीक है। तो वो कितने दिन में खत्म हुआ होगा, तो उसको किससे भाग देना पड़ेगा, एफिशिएंसी से, तब हमको पता चलेगा कि आखिर टाइम कितना लगा होगा। तो टाइम बताओ कितना हो जाएगा, 15 इकाई 15, 15 चौक 60, तो टोटल 14 दिन और लगे होंगे काम करने में, और ये क्या था, वर्क था, सॉरी टाइम नहीं था, वर्क था, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्वेश्चन किस तरह से किया, तो मैंने 2 पार्ट में बांट लिया और उसको फिर धीरे धीरे करके सॉल्व कर लिया, क्योंकि टोटल काम 300 थे, 300 में 90 पहले हो गया पहले पार्ट में, जब मतलब 2 आदमी और 6 महिलाएं थे, उससे बचा हुआ काम किसने किया, 3 महिलाएं और 3 पुरुष ने, समझ गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखना आसानी क्वेश्चन है, कह रहा है दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौने का औसत दैनिक उत्पादन 512 है, दिसंबर दिन कितने होता है 31, ध्यान से, ठीक है।
अब क्या बोला देखो, औसत 512 मतलब 512 मतलब हर दिन लगभग 512 खिलौने बन रहे हैं। अब क्या बोला देखो, यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 15 हो, तो पहले 20 दिन देखो ये था कितने दिन के लिए, क्लियर बताओ। ये था 31 दिन के लिए, क्लियर, ठीक है। अब देखो 1 मिनट, देखो फिर बोला कि 20 दिन में पहले 20 दिन में 515 बने हैं। आप बताओ औसत कितना था, एवरेज औसत हम था कितना, टोटल 31 दिन का 512, तो उससे कितना ज्यादा बना है, तो 512 से 3 ज्यादा तब 515 बना है। तो 3 ज्यादा बना है, लेकिन वो 3 ज्यादा कितने दिनों तक बना है, ये डेज है, ठीक है। तो 20 दिनों तक बना है, तो टोटल कितना ज्यादा बना है, ज्यादा बताओ कितना बना है, तो 20 दिया 20 इंटू 3 बराबर 60 ज्यादा बना है। ये समझ में आया। मेरा कहना है कि 31 दिन तक एवरेज था 512, ठीक है, हर दिन 512 बन रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक ऐसा 20 दिन आया जिसमें कि 515 बन रहा था, तो जो पहले एवरेज था तो उससे कितना ज्यादा यहाँ बन रहा था, तो हर दिन 3 ज्यादा बन रहा था। इसी कारण 20 दिन तक ये हुआ है, तो 20 या 60 ज्यादा बना है। आगे देखो, फिर 13 दिन बोल रहा है, ठीक है, और पिछले 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है। पिछले 13 दिन तो लास्ट से, तो लास्ट से 13 दिन कितना है औसत उत्पादन 510। यहाँ कितना कम है बताओ, ये कम हो रहा है ना, तो कितना कम है भाई, तो 13, चूंकि 512 था 510 बनने लगा तो 2 कम है। इन्हों कितना दिन तक कम बना है, तो 13 दिन तक, 13 दूना 13 इंटू 2 मतलब 26। तो एक्चुअल में कितना ज्यादा बना है, तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा बना है, 60 में से 26 जाएगा तो कितना बचता है भाई 34। क्लियर। आप देखो अच्छे से, टोटल 31 दिन होता है, यहाँ तक आपका 20 दिन था, ठीक है, बच कितना गया 11, ठीक है, टोटल 31 दिन होता है तो 11, लेकिन जब लास्ट से लिए हैं तो यहाँ 2 कवर हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ इतना ज्यादा था ना, तो वही जाके यहाँ दोनों दिनों में बढ़ जाएगा। वो 2 दिन कौन कौन सा है, 19 और 20 दिसंबर, 19 और 20 दिसंबर इसलिए बोला है। तो 19 और 20 दिसंबर का उत्पादन औसत कितना होगा, ऐसे इसको होना कितना चाहिए था 512 और 512, लेकिन जो ज्यादा हुआ है, जो ज्यादा आया है वो क्या होगा, वहीं पे ज्यादा आया है, तो वो ज्यादा किसकी वजह से आया, उसी दोनों नंबर की वजह से। इसलिए वो जो 34 से दोनों में, क्योंकि 2 नंबर है तो दोनों में 34 हाफ हाफ बढ़ जाएंगे, तो दोनों में कितना जोड़ दोगे 17 और 17, तो 529 ये भी 529 ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले कई शिफ्टों में समझा चुका हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ ज्यादा बेसिक पे मैं नहीं जाऊंगा। आप पिछला मेरा जरूर शिफ्ट देखिए, तो थोड़ा उसमें आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा। जितना यहाँ भी समझा है वैसा ही समझा है, बट थोड़ा बेसिक मैंने लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला दे दिया आपको, मतलब वैल्यू दे दिया, और ए माइनस बी दे दिया है। आपको पूछा है इसका वैल्यू, इसका पहले तोड़ के बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही दिया हुआ है। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कुल मिला के इसका पूछा है वैल्यू, आपको दिया क्या है ये और ये दिया है, तो सीधी बात है 23 49 9 इंटू यही पूछा है। आप बताओ 9 से आप डिवाइड कर दो तो नहीं हो जाएगा, तो 9 से काटो तो ये कट जाएगा, 9 दूना 18, 9 छाके 54, 9 इकाई 9, तो 261। तो यूं ही आ गया आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा 261। मतलब कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रिक, ठीक है। ये देखिए क्या क्वेश्चन बोला है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आपको बोल रहा है कि संस्थान डी में वाणिज्य का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान डी ये हो गया, तो डी यही है, तो वाणिज्य में ये मिल गया, ठीक है 55। 5 संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या का कितना परसेंट है, तो आपको ये टोटल जोड़ना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप इसको 55 ऊपर रख देना, नीचे इसको जोड़ के रख देना, इंटू 100 करोगे तो आपका वो 5.5% आ जाएगा। क्योंकि इतना ज्यादा जोड़ना है, जिसमें समय क्यों बर्बाद करें, आपको भी जोड़ने आता है और मुझे भी आता है, आप रोक के इसको जरूर जोड़ के अपना आंसर देख लीजिएगा, तो 5.5 ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखो क्या बोल रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर 1, तो बताओ a प्लस बी क्या होना चाहिए, तो साइन कितना का वैल्यू जो होता है 1 होता है,
तो आप बोलोगे साइन सर 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और कॉस कितने का वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कि कॉस 30 डिग्री पे सर वैल्यू √3/2 होता है। तो यहाँ से हम पता चल गया मुझे कि a + b बराबर 90 डिग्री हो जाएगा और a - b बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखो इस दोनों को प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, तो a हो जाएगा आपको 60 डिग्री और b तब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो a अगर 60 है तो b 30 हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको सिर्फ इसमें पुट करना है और अपना आंसर लाना है। करते हैं 5 × साइन स्क्वायर बी बोल रहा है, देखिए साइन स्क्वायर बी तो साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 कितना था 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 + 4 × tan a का स्क्वायर, तो tan a कितना होता है tan 60 है, ये क्या है 60, tan 60 का स्क्वायर 10 से √3 का स्क्वायर 3/2 × sin b मतलब sin 30 कितना हो जाएगा 1/2 और cos a मतलब cos 60 मतलब भी होता है 1/2, तो ये दोनों हो गए, ठीक है। तो 2 से 2 कट गए, ऊपर देखते हैं तो 5/4 प्लस 4×12 मतलब 5/4 प्लस 4×12 बच्चों 48 5 53/4 और नीचे 1/2 है तो ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, 2 इतना आ गया, 2 से करोगे तो 26 × 1/2 आपका आंसर आ गया 3rd नंबर। आसान था ना, सिर्फ वहां से वैल्यू निकालना था और उसको जाके उसमें पुट कर देना था। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, अच्छे से समझना। क्या कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर 72 से चल रही है तब 15 मिनट की देरी होती है, यद्यपि यह अगर 90 किलो की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचती है। दोनों जगह देरी है, दोनों जगह क्या है देरी है, समझ में आ गया, ठीक है। एक बार 15 मिनट की देरी, एक बार 5 मिनट की देरी। अब देखो क्वेश्चन बनाने से पहले हम एक चीज कहना चाहते हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर 15 मिनट की देरी है और 5 मिनट की देरी है और दोनों DERI देरी है, ठीक है, तो कुल मिला के टोटल की इसका दोनों अंतर करेंगे तो कितना का डिफरेंस आ जाएगा देरी, तो आप बोलोगे सर 10 का देरी है। ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन एक और चीज, अगर 15 मिनट की देरी होती और 5 मिनट पहले अगर पहुंचता तो डिफरेंस अगर करते तो कितना होता, तो हम बोलते सर दोनों के बीच का डिफरेंस 5 20 होता। क्लियर हो गया, मतलब देरी और पहले अगर हो मतलब बाद, सॉरी पहले भी तो वही होता है, हाँ वही मतलब पहले हो गया। तो अगर देरी कहे और या तो पहले पहुंच जाए, ठीक है, तो आप क्या कर दिया करो दोनों को जोड़ दिया करो। लेकिन अगर दोनों जगह सेम है, देरी से ही पहुंचा है या पहले ही पहुंचा है, तो आप क्या कर दो उसको डिफरेंस कर दिया करो। ये क्यों बोल रहे हैं अब बताते हैं आपको, ठीक है। तो यात्रा तय करने का सही समय बताएं। क्लियर, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि बताओ अगर 72 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट देरी हुआ है, 90 किलोमीटर से 5 मिनट की देरी से, दोनों में दूरी बराबर लगा होगा नहीं लगा होगा, हाँ सर। अगर दूरी बराबर लगा है, समझिएगा मेरी बात, दूरी बराबर लगा है तो बताओ स्पीड कितना हो जाएगा। ए और बी मान लो पहले और बाद की बात कर रहे हैं, तो पहले 72 था अब 90 हो गया, ठीक है। पहले 72 चल रहे थे फिर 90 से, ये कितनी बार में कटेगा 18 चौक 72, 18 25 90, मतलब स्पीड का रेशियो 4:5 है कि नहीं, ये बताओ मुझे। स्पीड का रेशियो 4:5, तो जब डिस्टेंस सेम हो, जब मैं फिर से रिपीट करूं, जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड के रेशियो के अपोजिट रेशियो होता है टाइम का। टाइम का क्या होता है अपोजिट रेशियो, तो टाइम अब क्या हो जाएगा 5:4। क्यों होता है, क्योंकि देखिए स्पीड सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, इसी वजह से। तो यहां से अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो S1 T1 बराबर S2 T2 हो जाएगा, S1/S2 बराबर T2/T1 होगा, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने ये समझाया इसीलिए था। अब बताओ कि पहले भी देरी हुई थी बाद में देरी हुई, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बोलोगे सर 10 का। यहाँ लेकिन टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1 का, उस 1 का वैल्यू कितना हो गया भाई 10, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 40 कितना हो जाएगा 40। तो जो टाइम लग रहा है पहली बार में 50 मिनट, दूसरी बार में 40 मिनट, लेकिन आपको पूछ रहा है कि यात्रा तय करने का सही मिनट न सही समय बताएं, ठीक है। तो अब देखो पहली बार में क्या हो रहा था 15 मिनट की देरी से, लेकिन लगा कितना है 50, तो उसमें 15 मिनट देर से पहुंचा था, एक्चुअल समय क्या हो जाएगा
तो हम बोलेंगे सर 50 में से 15 घटा दीजिए, तो 35 मिनट एक्चुअल समय हो गया, जो आंसर 4 हो गया। या फिर इसको भी पकड़ सकते थे, बाद में क्या हुआ 5 मिनट देरी में, तो आपको टाइम कितना लगा है 40, तो 40 में 5 मिनट देरी से पहुंचे, मतलब 5 ज्यादा लिए हैं, तो एक्चुअल समय कितना हो जाएगा, 40 में से 5 किया 35 मिनट। समझ गए? तो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो गया दोनों साइड्स। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। होप आपको समझ में सब चीज अच्छे से आ गया होगा। देखिए अब क्या कह रहा है, ठीक है, आपको बोल रहा है बुधवार और गुरुवार को सभी नॉन एसी श्रेणियों में खाली रहने वाले सीटों की कुल संख्या। देखिए पहले समझा देता हूँ। द्वितीय श्रेणी में नॉन एसी 900 सीट है, प्रथम श्रेणी में नॉन एसी 500, एसी टायर 3 में 500, एसी टायर 2 में 250, एसी प्रथम श्रेणी में 150, इतने हैं दिए। आप देखो कह रहा है बुधवार और गुरुवार, बुधवार और गुरुवार में सभी नॉन एसी में खाली रहने वाली सीटों की कुल संख्या। आपको सभी नॉन एसी में खाली कुल संख्या निकालनी पड़ेगी, कब कब, बुधवार और गुरुवार को। अब देखो बुधवार 830, ये 390 और गुरुवार 790 यहाँ। अब देखो कि 900 रहना चाहिए था यहाँ, लेकिन बाकी कितना रह गया, बाकी कितना रह गया 70, यहाँ भी 900 रहना कितना बाकी रह गया 110। सही, यहाँ 500 होना चाहिए था, यहाँ भी 110 और यहाँ 500 होना चाहिए तो 20। अब 70 20 90, 110 90 200 2 1 310। सही किया है ना, 70 20 90, ठीक है 310, तो ये हो गया। अब आगे देखिए फिर क्या करा, और सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को एसी श्रेणियों में खाली रहने वाली सीटों की कुल संख्या का अनुपात, एसी श्रेणियों में, ठीक है। अब देखिए ये एसी श्रेणी है, अब इसमें आपको सोमवार का निकालना पड़ेगा 480 240 और 145, और सोमवार फिर क्या बोला है मंगलवार और शुक्रवार, सॉरी ये नहीं है शुक्रवार। देखिए 500 होना चाहिए था, 20 यहाँ 50 और यहाँ 0, ठीक है। 240 250 होना चाहिए था, 10 20 और यहाँ 40, और यहाँ होना चाहिए था आपको 150, तो 5 30 और 20। अब सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 50 20 70 10 80 20 100 140 और 120 60 190 195, ये हो गया। अब 5 से डिवाइड कर दो, अनुपात चाहिए दोनों का, ठीक है ना। तो 5 6 30 5 गुना 10, 5 से करो 5 से 15, सॉरी 5 से 15 5 9 45, कहीं होगा 62/39 आ गया ना। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है किराए पर व्यय की गई तुलना में, तो किराए वाला चीज जिसके तुलना में कहते हैं वो नीचे रहता है, ठीक है। और खाद्य पर व्यय, आप देखो यहाँ पे ये कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बस देख लो कि डिग्री कितना कितना दिया हुआ है, डिग्री से ही प्रोपोर्शनल होगा वो भी चीज, वो कितना खर्च करता है। क्लियर? तब खाद्य पे व्यय कितना किया गया है, खाद्य पे ये है रेड, मतलब 105, ठीक है। तो खाद्य पे व्यय किया गया है 105 खाद्य पे, और किराए पे व्यय कितना किया गया 70। अब पूछ रहा है कि 70 के कंपैरिजन में 105 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है बताओ, 35 बटे किसके कंपैरिजन में, तो किराए के इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 50%। बहुत आसान था, बट आपको बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आंसर भी आपको 50 दिया हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी कराया था, अब इसमें करना क्या है वो देखो क्या बोल रहा है। ये बोला है कि 200 से कम इतने व्यक्ति, 250 से कम इतने व्यक्ति, 300 से कम इतने, इतना से कम इतने, 400 से कम 50। बोला कितने व्यक्ति प्रतिदिन 250 या उससे अधिक, सॉरी एक मिनट, ठीक है। अब देखिएगा आपको क्या कह रहा है कि 250 या उससे अधिक, तो 250 से ये कम है, ये तो लेना ही नहीं है, क्लियर ना, ये नहीं लेना है, ठीक है। उससे अधिक लेना है तो नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन 300 से कम कमाते हैं, तो 350 से कम, देखो 350 से कम कितने हैं 40, क्लियर। और देखो अब 250 से ऊपर लेना है, तो 250 से कम कितने हैं 26, तो 250 से कम वाला हमको पता चल गया, और 300 से कम वाला पता चल गया, इसी के बीच का हमको चाहिए, 250 से ज्यादा 350 से कम, तो डिफरेंस ले आओ, कितना हो जाएगा 14। तो आंसर कौन सा हो गया 14। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया और इसको मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अब देखिए क्या रहा है, उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई
ज्ञात कर। न्यूनतम ऊंचाई, न्यूनतम हाइट जिसकी भुजाएं इतना 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 है, दशमलव के एक स्थान तक सही आपको निकालना। क्लियर? अब देखो मैं कह रहा हूँ 5 12 13 क्या होता है, ट्रिपलेट्स होता है। आपको ट्रिपलेट्स ध्यान रहना चाहिए। किसका ट्रिपलेट्स है? तो समकोण त्रिभुज का, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आप जान रहे हो ऐसे करोगे तो आपका ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। और इसमें अगर कहता न्यूनतम ऊंचाई तो आप बोलोगे सर न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? एक तो 12 ये हो गया सर, 5 ये हो गया। किसी का जैसे ये ट्रायंगल रहता तो ये हो गया उसका ऊंचाई, फिर ये हो गया सेकंड ऊंचाई, ये हो गया थर्ड ऊंचाई, इसी तरह से। तो इसका एक ऊंचाई तो यही हो गया, एक साइड पे 12 पे 5 ऊंचाई हो गया, 5 पे 12 ये हो गए। लेकिन न्यूनतम ऊंचाई कहाँ से आती है? यहाँ पे, जब इसका हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो लेकिन ये आता कैसे है इसके बारे में भी आपको बता रखा है मैंने। ये आता है 12 गुने 5/13, मतलब दोनों जो इसको मल्टीप्लाई कर दो, बाय हाइपोटेनस से भाग कर दो, ठीक है। तो 12 बचे 60/13, 13 चौक 52 पॉइंट बच गया 52 8, 13 छक 78, तो 4.6 के अराउंड आएगा। क्लियर रखना। मैं फिर से यहाँ बता दूं, क्योंकि ए और बी इसको मान लो और हाइपोटेनस को सी मान लो। तो ये जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, ये जब निकालते हैं तो ये होता है a इंटू बी बाय सी, और ये जब पार्ट निकालते हैं ये वाला, ये होता है बी स्क्वायर बाय सी। और जब इसका वाला पार्ट ये निकालोगे कितना होगा, तो ये होता है, इसके बगल में कौन है? a है, तो a स्क्वायर बाय सी। क्लियर? ठीक है, अब आगे करें। ठीक है, देखो अब क्या कह रहा है, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, केशव, सुरजीत और थॉमस ने इतने अनुपात में निवेश किया। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पहले मैं बता दूं, ठीक है। इतना अनुपात में निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, उसके निवेश की अवधि का अनुपात इतना था। अब आप जानते हो कि पार्टनरशिप कितना कितना पार्ट में बटेगा, वो डिपेंड करता है वो कितना निवेश किया है और इनटू उसके अवधि से, मतलब इंग्लिश वाले इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे डिपेंड करता है। तो हमको दोनों का सबका निकालना पड़ेगा। तो केशव का के लिख लेते हैं रेशियो, सुरजीत का रेशियो बाय थॉमस टी लिख लिया, ठीक है। तो निवेश किस रेशियो में किया था? ये 2, 3 और 4 के रेशियो में। और इसका अवधि क्या क्या था भाई? 5, 6, 9, 5, 6, 9 था ना, ठीक है। अब इसका अगर हमको निकालना है कि मतलब कितना कितना पार्ट में बटने वाला है, किस रेशियो में वो जो लाभ होगा या बटेगा वो सब चीजें, तो आपको दोनों मल्टीप्लाई कर, 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 9 चौक 36। क्लियर हो गया? ठीक है। अब सबको आप काट सकते हो, 2 से भी काट दो, 2 पचे 10, 2 नमा 18, 2 से 18 दूना 36। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये आपका रेशियो हो गया, इसी रेशियो में लाभ बटेगा। समझ गए? अब आगे देखो क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, वो मैं बता रहा हूँ आपको। इतना तो मैंने निकाल लिया, ऐसे हमेशा निकाल लेना, ठीक है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए या रखरखाव खर्च हुआ। मान लो मेरा लाभ 100 हुआ होगा, ठीक है। खर्च कितना कर दिया इसमें से? 20, बचा हुआ कितना है? 80। ये समझ में आया? उसका जो 20% उसने खर्च कर दिया, तो बचा हुआ 80 आया, और वही जो शेष लाभ है, खर्च कर दिए तो शेष लाभ यही हो गया 80, ठीक है। तो शेष लाभ आपस में बांटा गया, तो शेष लाभ जो 80 आया ना, वो इस रेशियो में बटेगा। क्लियर हो गया? जो रेशियो हम लिखे हुए हैं। लेकिन 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 अब देखिए, अब चूंकि ये तो रेशियो था, हमको एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं है, बट पता है कैसे करेंगे। देखो अब देखिए क्या कह रहा है, अब आपको कंडीशन दे दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। क्या बोल रहा है, यदि केशव और सुरजीत के लाभ के हिस्से का अंतर इतना है, तो केशव और सुरजीत, तो 5 और 9, 5 और 9, इसके बीच के लाभ का अंतर, तो इसका बीच का जो लाभ होगा उसका रेशियो में ही बटेगा लाभ जो है, तो उसके बीच का अंतर रेशियो के हिसाब से कितना बन रहा है? देखो 9, 5 और 9 के बीच में 4, इस 4 का वैल्यू दिया हुआ है 72, 64, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि तो कुल लाभ बताइए कितना होगा। तो देखो अब चूंकि बटा इतना में था ये पूरे में, ठीक है, तो ये 4 का वैल्यू इतना है, लेकिन ये टोटल कितना आ रहा है बताओ? 5, 9, 9 5 14, 14 10 24, 14 और 18 कितना जो 32। सही में? सही है ना? देखो अब हो गया 4 का वैल्यू 72, 64, आपको 32 का निकालना है। तो आप बोलोगे सर दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे टोटल लाभ आ जाएगा जो उन लोगों के पास जाके बटा है। फिर सुनना,
टोटल लाभ ये नहीं है, बट ये वो लाभ है जो उन लोगों को मिला था, मतलब बच के। देखिए क्या हुआ, जितना लाभ हुआ होगा उसमें से 20% खर्च हो गया, समझ गए। तो जो 80% बचा था, समझिएगा मेरी बात, जो 80% बचा था वही आके उन लोगों के बीच में बटा है, तो वही ये वैल्यू है, वही ये वैल्यू है। ये टोटल लाभ नहीं है, क्योंकि 20% खर्च भी तो हुआ है, वो थोड़े इन लोगों को मिला था, नहीं, ये जो मिला है ये 80% के बराबर है। सही समझ में आया। तो ये 80% है, हमको चाहिए कितना, टोटल लाभ कितना था, 100%। ठीक है, टोटल 100 था, मतलब ये कुल मिला के 80 का वैल्यू इतना है। तो आप बताओ 100 का कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 100 का वैल्यू 72 64 इंटू 8 बटे, चूंकि 80 का वैल्यू ये है तो इतना बटे 80 इंटू 100 सर कर लो। तो 80 का वैल्यू इतना, तो आपको 100 का वैल्यू निकालने एक एक नियम तो आता ही होगा। अब इसको कट कर दो, 8 से कट जाएगा, ये 0 से 0 गया, तो 72 640 आंसर क्या हो जाएगा, ये जो मैंने समझा है, समझ में आया ना। तो यहाँ जो हम रेशियो को कंपेयर किए ना, तो उससे जो हमको मिला है टोटल अमाउंट, वो अमाउंट वो है जो खर्च करने के बाद बच के आया था और इन लोगों में बटा था। तो खर्च करने के बाद कितना बचा था, 80%। तो 80% से उसको कंपेयर कर दिए, हम टोटल 100% का यहाँ से निकाल लिया। अब समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ दो चीज समझना जो मैं कहूंगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि संख्या p 2 से विभाज्य और q 3 से विभाज्य है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 2 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ले लेते हैं 2, ठीक है। तो ये मेरा p हो गया, और q हम ले लेते हैं 3 से विभाज्य, क्योंकि q कौन सा संख्या जो 3 से विभाज्य होता है, 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं करके क्या क्या कह रहा है। तो p प्लस q बोल रहा है 6 से विभाज्य होना चाहिए, तो p प्लस q 3 2 5, 5 नहीं होता है तो ये आंसर नहीं होगा। p इंटू क्यू, तो p इंटू क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, क्या वो 6 से डिवाइड होता है, हाँ, तो ये भी होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बोल रहा है फिर p प्लस q 5 से विभाज्य होगा, तो दोनों जोड़ो, 3 3 2 5, ये तो 5, ये तो 5 से डिवाइड होता है, तो ये भी सही होना चाहिए था, बट ऐसा तो नहीं दिया है। अब p इंटू क्यू 5 से डिवाइड होगा, तो 3 दूना 6 कभी नहीं होगा, तो ये कट गया। अब आपके हम जो लिए थे डाटा, वो क्वेश्चन के साथ सही लिए, बट उसमें दो आंसर्स आ रहे हैं, दोनों आंसर कैसे सॉल्व होंगे। तो अब देखो मैं कह रहा हूँ कि क्या 2 से विभाजन में सिर्फ 2 ही थोड़ा ही होता है, वो तो 4 भी होता है, होता है कि नहीं होता है। अब देखो इस अब दोनों छट जाएंगे, तो अब देखो p और q बोल रहा है, तो चरतिया 12, 12 6 डिवाइड होता है, अब दोनों जोड़ दो, 4 3 7, 7 डिवाइड होता है इससे, 5 से नहीं, तो ये वाला नहीं होगा, तो आंसर सिर्फ 2 होगा। आप बोलोगे सर ये कैसे करते, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोलेंगे, तो हम बोलेगा कि आप p को ऐसे मत लो, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2m ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। q 3 से डिवाइड हो रहा है 3n ले लो, ले लिए। अब आप अच्छे से चेक कर लो, देख लो, जब p प्लस क्यू बोल रहा है 2m प्लस 3n, क्या वो होता है, उससे सॉल्व होगा अच्छे से। जब इस तरह से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। देखो p इंटू क्यू, तो 3 दूना 6, 6mn है तो वो होगा ही, p प्लस क्यू तो 2m प्लस 3n, क्या ये 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ कुछ भी m 1 2 कुछ भी लेके अलग अलग डिजिट लेके आप करके देख लेना, 3 दूना 6 2 8, लेकिन m और n जो है कभी भी सेम मत लेना, सेम अगर लोगे तो फिर यही वाला प्रॉब्लम होगा जो हम सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम 19 क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्या कह रहा है, मिश्र धातु A में धातु X और Y का अनुपात 5:2 है। तो A में X और Y का अनुपात क्या दिया हुआ भाई, 5 और 2। मिश्र धातु B में X और Y का अनुपात 3:4 है, 3:4। क्लियर। फिर बोल रहा है कि A और B को 4:5 अनुपात मिला गया, मतलब ये 4 मतलब एक बकेट में रखा हुआ है, मान लो 5 और 2 रखा हुआ था, तो वैसा 4 बकेट लाया गया और 5 अनुपात मिलाया गया, मतलब A वाला 4 बकेट लाया गया और B वाला 5 बकेट लाया गया। फिर दोनों को मिला दिया गया, मिलाने के बाद हिला डोला दिया गया। फिर पूछ रहा है कि उसमें बताइए कि y का परसेंट क्या होगा। तो पहले तो हमको उसको मिलाने के बाद x और y के बीच का जो एक ही बकेट में सारा चीज रखा गया है, धातुओं को एक रखा गया है, तो उनके बीच में x और y जो धातु है उसके बीच का रेशियो मुझे पता करना पड़ेगा, फिर ही जाके हम परसेंटेज निकाल पाएंगे। इसका निकालने का तरीका है क्या, पहला चीज तो ये है, आपको ध्यान में रखना है, मैं जो बोल रहा हूँ समझिएगा। ये तो अभी इसमें आसान क्वेश्चन दिया है, लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना है, यहाँ बताइए दोनों जोड़ के कितना हो रहा है, 5 2 7, यहाँ भी 4 3 7। आपको बस क्या करना है, इन दो चीजों को बराबर रखना है,
5 2 7 ऊपर भी, 4 3 7 नीचे भी, तो दोनों भी बराबर हैं, तो क्वेश्चन भी बराबर दे दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बराबर होता है। तो बराबर करने का तरीका क्या होता है, मान लो 1 2 होता और 2 और 5 होता है, क्लियर, ठीक है, 1 2 और 2 और 5 होता है। तो अब बताओ यहाँ कितना हो जाएगा, 2 1 3, यहाँ हो जाएगा 7, बराबर नहीं है ना। तो आप क्या करना, ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, नीचे वाले को 3 से। 7 से करते इस पूरे में, तो 7 इकाई 7, 7 दूना 14, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते 3 से, तो 3 दूना 6 और 5 दिया 15। देखो 14 7 21 और 15 6 21। अब सही है, ठीक है। पहले इस तरह से कर लेंगे, लेकिन इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में क्या हुआ कि बराबर दिया हुआ, तो इसलिए उसको छेड़ना नहीं। अब देखो क्या कह रहा है, अब आपको बोल रहा है कि हमको जो पहला है a 4 और ये 5 लिया गया है, तो a को 4 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, इसको 5 से। अब जो टोटल xy आएगा वो कितना आएगा a में, बताओ। 4 बचे 20, 4 से इधर भी करें, 4 दूना 8, यहाँ भी 5 से करो, तो 5 दिया 15, 5 चौक 20। अब जोड़ के देख लो, क्योंकि अब मैंने बराबर करके सबको सॉल्व कर लिया था। 20 तरफ 35 और 20 8 28, तो 7 से कटेगा, 7 पे 35, 7 चौक 28। अब बताओ y का परसेंट पूछ रहा है, y कितना है, 4 बटे टोटल कितना है 5 और 4 9 इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 400 बटे 9 ही आएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे 9%, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया। और ये जो मैंने समझाया है वो आपको दिमाग में रखना है, क्लियर। तो जैसा ये आ जाता, फिर अगर बोला था 4 से, तो आप इसको 4 से कर देते, इसको 5 से कर देते, फिर आप निकाल लेते इसी तरह से जोड़ के। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, तो अच्छे से देखना ध्यान से, क्या कह रहा है आपको। कोई दुकानदार किसी मशीन को 4600 में खरीदता है और उसकी मरम्मत पे इतना रुपए खर्च करता है, तो आप बताओ सीपी कितना हो गया, 5100, क्लियर, ठीक है। अब क्या करता है, वो अपनी मशीन पर कुल लागत से इतना रुपए अंकित करता है। अब वो क्या कर रहा है, एमपी कर रहा है, कितना 5100 इंटू 8% अधिक उसको अंकित कर दे रहा है, तो 100 प्लस 8, तो 108 बटे 100, ये उसका हो गया एमपी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब क्या कर रहा है, उसको x% की छूट देने के बाद वह मशीन को इतना में बेच देता है। तो आप बताओ एसपी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5100, 108 बटे, ये एमपी था सर, इस पे x% की छूट दिया है, मतलब 100 माइनस x बटे 100। अब इतना में ये बिकेगा क्योंकि x पर छूट दिया है, वो कितना है दिया हुआ आपको 4681.8, ठीक है। अब ये मत समझना कि सर को जो है यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ तक आए समझाते, नहीं, हमको अगर करना होता हम डायरेक्ट यहाँ से कर लेते, सिर्फ ये लाइन लिखते और हम सॉल्व कर लेते, ठीक है। आपको भी यही करना है, एग्जाम में ये नहीं कि सीपी लिखे फिर एमपी लिखे फिर सॉल्व, नहीं, एक ही बार डायरेक्ट एसपी, क्योंकि समझ के आगे बढ़ना था, इसलिए मैंने ये सब लिखा है। 0 0 चला गया, यहाँ से इसको उड़ा दो, नीचे 10, 10 से एक और 0 चला जाएगा, और किसी से कटेगा, यहाँ 51 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कटेगा 9 से, 9 इकाई 9 9 दूना 18, और ये भी कटेगा 9 पचे 45, 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब ये देखो 51 से कटेगा, 51 इकाई 51 51 2, 6 से कटेगा, देखो 6 दूना 12, 6 से 17, 2 से कटेगा ये 5 बार में। अब आपको आ गया 100 माइनस एक्स बराबर, ये 5 वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 पचे 85, एक्स बराबर कितना परसेंट हो गया 15, एक्स डायरेक्ट आ गया आपका 15, समझ गए ना, और 15 ही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है, x माइनस 1/x बराबर इतना दिया हुआ है। अब आप एक फॉर्मूला, सॉरी हाँ देखते हैं, अब आप एक फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। मैं फॉर्मूला कहाँ पे लिखूँ, यहाँ साइड पे लिखता हूँ। देखो अगर x माइनस 1/x बराबर a है, ठीक है, तो x प्लस 1/x जो होता है, x प्लस 1/x जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 4 का रूट, क्लियर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 4/रूट। अगर ये हो गया, अगर ध्यान से x प्लस 1/x बराबर a है और आपको x माइनस 1/x चाहिए, तो ये होता है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4। ये दोनों फॉर्मूला याद रखें, तो वो यहाँ यूज करने वाले, क्यों करेंगे, क्योंकि ये देखो माइनस में है, हमको चाहिए क्या प्लस, मतलब हमको x प्लस 1/x पता चलेगा तभी तो उसका क्यूब करके, तभी तो उसका क्यूब करके हम इसको निकाल पाएंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ निकालते हैं, तो x माइनस 1/x यही मेरा a हो गया, क्लियर। तो बताओ x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर रूट अंडर इसका स्क्वायर, तो रूट 77 का स्क्वायर कितना होता है 77,
प्लस 4, तो कितना आ जाएगा √81। √81 जब सॉल्व होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो होगा कि x प्लस 1/x आपको -9 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9 होता है, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर 9, ठीक है। तो दोनों आंसर नहीं दिया रहेगा। अब देखिए यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा -729 प्लस, ऐसे प्लस नहीं होता है या माइनस ही होता है, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, देखो यहाँ, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, माइनस क्या होता है 3 इंटू ए, 3 इंटू -9 हो जाएगा, तो -729 माइनस माइनस प्लस 9×27 ना, हाँ 9×27 तो -702 आंसर आ गया, ठीक है। इसको फिर जब सॉल्व करोगे यहाँ से क्या आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ क्या होता है a³, तो 729 माइनस 3a, तो 3 इंटू ए, तो 702 यहाँ से आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेगा, एक ही है, तो आप इसको मार के निकाल लेना। अब ये मत सोचना कि यहाँ से आप 9 निकाल लिए और उसके बाद आप हिसाब कर रहे हो आपको 702 आ रहा है, यहाँ आंसर है ही नहीं। मारोगे तो हम जान रहे हैं 702, लेकिन प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, तो वो किस तरह से पॉसिबल मैंने बता दिया, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं। हाँ देखिए अब क्या कह रहा है, देखते हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है आपको कि ट्रायंगल ABC में AB और AC पर D और E तक बढ़ाया गया, यदि कौन इतना और कौन इतना के समद्विभाजक को मिलते हैं कि BOC इतना, पहले तो आपको फिगर बनाना चाहिए तभी आपको समझ में आएगा। ABC क्लियर, ठीक है, ABC तो AB बढ़ाया गया कहाँ तक, बिंदु D तक, AC बढ़ाया गया बिंदु E तक। अब क्या कह रहा है CBD यहाँ से एक निकला समद्विभाजक, तो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और यहाँ से निकला एंगल बाइसेक्टर। अब बोल रहा है बिंदु O पे मिलते हैं, आपको ये बता दिया 63 डिग्री। आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है जब बाहर में मिलते हैं, तो ये होता है एंगल A माइनस सॉरी हम गलत लिखे, 90 माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 63 डिग्री। तो बताओ एंगल A/2 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63 कितना हो जाएगा भाई 27, तो एंगल A बराबर क्या हो जाएगा 54, ठीक है। और अंदर अगर बढ़ता है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये अगर एंगल बाइसेक्टर अंदर में होता, ये होता है 90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे आएगा भाई, तो ये देखो साइन के पावर 6 थीटा है, कॉस के पावर 6 थीटा है, आपको चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्लियर, ठीक है। तो क्या हमको बताओ, क्या इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, इतना तो समझ में आता है, ठीक है। अब मैं पहले फॉर्मूला लिख लूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। देखिए a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है a प्लस b, अंदर में ये फॉर्मूला मैंने पहले भी शिफ्ट में लिखा रखा है, ठीक है, जब पढ़ा रहा था, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3a इंटू बी, क्लियर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए आपको ये तो पता है कि हम यहाँ साइन स्क्वायर को हम a मान रहे हैं, इस पूरे को हम a मान रहे हैं, और कॉस स्क्वायर को हम b मान रहे हैं, तभी तो a³ प्लस b³ का आएगा। तो a³ प्लस b³ बराबर है कितना 1/3 बराबर a प्लस b, मतलब यहाँ लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, ठीक। अंदर में देखो a क्या है मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका। अब आप जानते हो अच्छे से, क्या जानते हैं सर अच्छे से, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस का वैल्यू 1 होता है, इसका भी वैल्यू 1 होता है, तो बाहर तो 1 ही हो गया, 1/3 बराबर, अब ये तो 1 ही था, तो 1 में मल्टीप्लाई किसी कुछ नहीं फर्क पड़ता है, और ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इधर आ जाएगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/3। ये जब सॉल्व करो 3 का 3 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2/9। अब इसका क्या कर दूं, साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए, ये जो इधर स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर बना हुआ था इधर रूट में चला जाएगा, √2/9 √2/3 आंसर आ गया ना आपका √2/3। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, क्योंकि 6 देखते ही आप उसको दिमाग, आप किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा बैठे बैठे खाली दिमाग है, खाली दिमाग शैतान का होता है, तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया। आप बोलोगे सर साइन क्यूब का थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब का थीटा का स्क्वायर ये बना लेते हैं सर, तब भी तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई बन जाएगा, बट ये बताओ जब ये a प्लस बी जाएगा तो इससे क्या मिलना है, घंटा। साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब करके आप क्या करोगे, उसका कोई वैल्यू होता है नहीं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस, इसलिए मैंने वो साइन स्क्वायर का क्यूब और कॉस क्यूब लिया। अब तो समझ में आ गया अच्छे से, इतना दिमाग का घोड़ा नहीं दौड़ाना, आपको जो पता है उसके हिसाब से हमको भागना है। ठीक है, इसलिए साइन स्क्वायर का क्यूब लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्योंकि मैथ्स ऐसा चीज है कि उसमें आप पाओगे जितना घुसोगे वो अलग अलग तरीके से। आप कोई बोलेगा सर उसमें क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप मैथ्स में किधर भी बढ़ जाए आंसर पक्का आना है। ठीक है, लेकिन समय की बात है ना, समय की कीमत होती है, वहां पे हमें समय का ध्यान रखना, कितना आसान से क्वेश्चन बन सकता है। देखते हैं, आपको बोला कि समकोण त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी में समकोण वाली भुजाओं की लंबाई 5 और 12 है, मतलब कि ये ऐसे कर दो, एक 5 है सर, ये 12 है। ठीक है, अगर 5 12 होता है तो आपको पता है इसका ये 13 होता है। क्लियर। तो आपको बोला कि त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त उत्कीर्णित किया गया, मतलब अंदर में एक वृत्त बना लिया गया। कैसा वृत्त, अंदर में। ठीक है, अब बोल रहा है इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या ये r बताना है। तो ये बताओ ये इन सर्किल है या नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर अंतः वृत्त है कि नहीं है। और इन सर्किल का इन रेडियस का फॉर्मूला किसे किसे याद है कि नहीं है, नहीं है तो सुनो, r बराबर होता है किसमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल में a प्लस बी माइनस c/2, याद कर लेना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, a प्लस बी माइनस सी। अब ए बी क्या होता है, a और ये b है, और c हमारा हाइपोटेनस होता है। क्लियर, आप जोड़ दो तो 5 + 12 - 13 बटे 2, तो बच के आएगा 4 बटे 2 बराबर 2। ठीक है, चलिए अब देखें आगे। ये इन रेडियस था ना, इन सर्किल था, तो उसका इन रेडियस का फॉर्मूला मैंने यूज किया है। अब चलते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। ठीक है, मतलब आज के शिफ्ट का। सुबह सुबह तो बड़ा मजा आता होगा पढ़ने में, ऐसे यही टाइम है 8 बजे, बहुत सही समय पढ़ने के लिए, आप जरूर इसी तरह से पढ़ा कीजिए। ठीक है, देखते हैं, एक टीवी को 8% के लाभ पर बेचा गया, अगर इसे इतने काम में बेचा गया होता तो हानि होती। तो मैं पहले 8 कमाने के लिए, ठीक है, देखिए क्या हुआ, एक टीवी है उसको 8% के लाभ पे बेचा गया। अगर बोल रहा है उतना में नहीं बेचा, जितना में बेचा उतना में, उससे कम में बेचा गया होता, कितना रुपए कम, 2553 रुपए कम में बेचा होता, तो उससे 15% की हानि होती। 18% लाभ कमाने के लिए इस टीवी का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो पहले हमको पता तो चल जाए, फिर उसका कॉस्ट प्राइस है क्या। आप देखो, मैं पहले उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो आसानी से, मतलब अभी मैं जो बताने वाला हूँ 2 तरीके से शुरू करूंगा। ठीक है, और दोनों तरीके में से अलग अलग फर्क है, तो मैं पहले वो बता दूं जो बेसिक्स, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, अगर आप मेरा शिफ्ट किए होंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा। और दूसरा क्या है कि वो शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं कैसे। एक टीवी को 8% के लाभ पे बेचा गया, हम मान लेते हैं टीवी 100 का था, ठीक है, तो उस 100x का था। क्लियर, तो उसको बेचा कितना में गया बताओ, तो एसपी आप बोलोगे सर 8% लाभ पे तो 108x। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, अगर इसे इतना कम में बेचा गया होता, मतलब अगर इसको इतना कम में, मतलब 108x माइनस 2553 में बेचा गया होता, क्लियर, तो उससे 15% की हानि होती। 15% की हानि मतलब क्या हो गया, 100 में से सीपी कितना है, 100 है। देखिए 1 मिनट, ठीक है, तो हम यहाँ आपको क्या कह रहे थे, 1 मिनट, हाँ, तो ये इतना बराबर, अब इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है 15% का, तो इसको, इसका सीपी था कितना 100x, 100x 15% हानि हो कितना हो जाएगा 85x। क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 108x और ये 50 इधर ले आओ, 85x बराबर 2553। अब इसको घटाओ
तो 15 8 23 x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2553। ठीक है, ये आ गया। तो आपको बोल रहा है 18% का इसको लाभ चाहिए, तो मेरा सीपी है कितना बताओ 100x, तो 100x पे 18% का लाभ, तो 100x का 18% 18, तो कुल मिलाकर हमको 118x का वैल्यू चाहिए। समझ में आया? 100x मतलब 100x पे 18% लाभ मतलब 18, तो 100x प्लस 18x मतलब 118x। तो 23x का वैल्यू पता है, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, तो क्या 6 बार 6 नहीं, देखते हैं। तो 2553 बटे 23 इंटू 118 हो जाएगा। क्या मैंने सही निकाला है? आप देख लेना। तो 23 से इसको लगाओ, 23 इकाई 23, 23 इकाई 23, 23 इकाई 23। अब बताओ यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 8 इकाई 8। अब इन्हें इसको गुना करने बैठ जाना, ठीक है, सॉरी। तो इसको जब करेंगे तो 8 1 जा 8, तो किसमें है सिर्फ 8, सिर्फ सेकंड ऑप्शन में, सेकंड आंसर हो गया। अब मैंने क्या बोला कि इसको अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्या, इसको भूल जाइए, क्या था, हमको सीपी चाहिए। अब 8% के लाभ पे, 8% के लाभ पे, ठीक है, और 15% की हानि। ये जस्ट वही वाला क्वेश्चन है जब हम क्या कर रहे थे, जब स्पीड टाइम डिस्टेंस का भी जो क्वेश्चन कर रहे थे, इतना देरी से पहुंचा इतना देरी से, अगर सेम होगा तो डिफरेंस कर देना, अगर अलग अलग चीज होगा दोनों को जोड़ देना। आप बताओ कि दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 18 23, ठीक है, 15 18 23, क्लियर हो गया 23। तो अब इस 23 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 2553। देखिए हम डायरेक्ट जंप करके इस पॉइंट पे आए हैं, आए कि नहीं आए हैं। तो जब अलग अलग लाभ और हानि, अगर लाभ लाभ रहता तो घटा के देखते, क्लियर हुआ, और हानि हानि रहता तो भी घटा के देखते, अगर सेम होता तो घटा के निकालते। हम ज्यादा इसमें नहीं घुसना चाह रहे हैं, ठीक है, आप बस समझो, हम जो लिटरली जो बात कह रहे हैं, क्लियर। तो 23 का वैल्यू इतना हो गया, तो एक का कितना हो जाएगा भाई, तो 2553 बटे 23। अब ये क्या है, परसेंटेज में था, तो हमको 100 का कितना हो जाएगा बताओ, तो 100 का पता चलता, फिर हम 118 का निकालेंगे, बिल्कुल नहीं। हमको पता है कि 100 पे सीपी है, तो हमको 18% लाभ चाहिए, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा 118 में बेचना पड़ेगा, नहीं बेचना पड़ेगा, तो हमको 118 का वैल्यू इंटू 118 कर देंगे, फिर काटेंगे, मतलब यहाँ 118 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं जो हमको चाहिए। तो अगर सीपी पूछता तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देते, क्लियर। इसको करोगे तो 1 1 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। अच्छा अगर सीपी का था तो क्या होता है, तो 100 बराबर क्या हो जाता, 1 1 1 पे 0, क्योंकि 1 का वैल्यू इतना ही आ रहा है, 100 का वैल्यू, मतलब ये हमारा सीपी था इसका, क्लियर। तो आज जो है हमारा यही क्लास एंड होता है, क्योंकि हमारा 25 क्वेश्चन था इस शिफ्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए शिफ्ट के साथ, नए क्लास के साथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो भी लोग नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसे जरूर जरूर शेयर किया करो ताकि और लोगों तक भी ये क्लास पहुंचे, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी पढ़ाई अच्छी रहे उसके लिए गुड लक, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।